अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि रेलवे बोर्ड का लेटर है और जो 2/6/2025 को जारी किया गया है। इस लेटर का नंबर ये है और सभी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर्स को लिखा गया है। लॉन्च ऑफ उदित यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस, यानी इसका जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे लिखा है द अपग्रेड वर्जन ऑफ ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस। एचआरएमएस के अंदर जो ट्रांसफर मॉड्यूल था उसको अपग्रेडेड वर्जन उसका आ गया है उदित के नाम से। यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर हैज बीन लॉन्च्ड बाय इनकॉर्पोरेट वेरियस एडिशनल फीचर्स। काफी सारे एडिशनल फीचर आपको देखने को मिलेंगे एज डिसाइडेड बाय रेलवे बोर्ड, जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। और भी इसमें देख दिया है कि एनेक्स 01 के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों का जो है फायदा मिल सके, इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फीचर्स ऑफ अपग्रेड ट्रांसफर मॉड्यूल फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉय। देखिए सबसे पहले तो यही है कि ये जो है नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए, गजेटेड एम्प्लॉय को जो है रेलवे बोर्ड द्वारा खुद यहाँ पे ट्रांसफर वगैरह किए जाते हैं, तो ये नॉन गजेटेड जो भी कर्मचारी रहेंगे उनके लिए है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह दी गई है जिसको मैं उदाहरण से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए एक जो सारणी यहाँ पे नीचे दी गई है, ये इससे आप तीनों जो डेफिनेशन है उसको समझ जाओगे। देखिए कैडर का जो कोड है, जैसे कि कैडर कोड, यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर जो है एक ही कैडर के कर्मचारी है सभी, और कैडर का जो कोड रहेगा, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रहेगा उसका कैडर कोड सेम ही रहने वाला है ऑल और इंडियन रेलवेज के अंदर। ये चीजें ऊपर लिखी हुई है और यूनिट इनकी जो है अलग अलग रह सकती है। कैडर आईडी जो है इनकी यहाँ पे हर बार अलग रहने वाली, हर यूनिट के लिए कैडर आईडी अलग रहने वाली। जैसे कि 2 यूनिट है किसी डिवीजन के अंदर, इसके अंदर आपका ट्रैक मेंटेनर की जो है आपकी कैडर आईडी अलग होगी और इसकी जो है कैडर आईडी अलग होगी। कैडर लेवल जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है इसके लेवल 1 2 3 4 होते हैं, तो ऐसे में जो लेवल होते हैं उनको किसी भी नाम से दिया जा सकता है। जैसे कि इसके अंदर केजीपी के अंदर इस नाम से इन लेवलों को जाना जाएगा, इसके अंदर इस नाम से जाना जाएगा, तो ये भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन यही है कि कैडर जो कोड रहेगा किसी डिपार्टमेंट के लिए, ट्रैक मेंटेनर एक डिपार्टमेंट हो गया, इसके लिए कैडर कोड जो ऑल इंडिया के लिए सेम रहेगा। यूनिट इनकी अलग हो सकती है, कैडर आईडी इनकी अलग हो सकती है, कैडर लेवल इनके अलग हो सकते हैं। लेवल तो वही 1 2 3 रहेंगे, लेकिन इनका नाम जो है ये अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो बाकी जो कैडर कोड ऑल इंडिया में ये आपका सही रहेगा। और आप ट्रांसफर जब लगाओगे तो आपको आपकी पोस्ट का कैडर कोड जरूर डालना होगा और एकदम सही डालना होगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इन सभी डेफिनेशन के ऊपर बारे में जानकारी मिल गई होगी। सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि आपने एप्लीकेशन यहाँ पे लगा दिया, कई सारे दोस्त कहते हैं कि सर हमारा जो है एप्लीकेशन व्यू नहीं हो रहा, कहाँ पेंडिंग है, किसके पास रखा हुआ है। तो देखिए जब तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो आपको नहीं दिखाएगा कि आपका फॉर्म कहाँ पड़ा है। आपने जो है एप्लीकेशन यहाँ पे डाल दिया, अब जो है आपको अभी तक कुछ नहीं दिखाएगा। आप जब जाके देखोगे व्यू वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं दिखाएगा कहाँ पेंडिंग पड़ी है। यहाँ पे आपका जो आपने जो एप्लीकेशन डाला उसका रिव्यू किया जाएगा कि आपने जो एप्लीकेशन डाला है उसमें जो डिटेल भरी है वो सब कुछ सही है क्या। अगर सारी कुछ चीज़ें सही है तो उसको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद में आपको जो प्रायोरिटी मिल जाएगी जिस डिवीजन के लिए या जिस जोन के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली है, तब आपको वो दिखाएगा कि अब आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पेंडिंग पड़ी है। अगर जब उसका रिव्यू किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन का और उसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत आती है, कैडर आईडी कैडर कोड वगैरह आपने गलत डाल रखे हैं किसी भी टाइप से, तो उस को जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और दोबारा से आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है, ये क्लियर आपको समझ में आएगा कि और जो एक्सेप्ट अप्रूवल होने के बाद में आपको दिखाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अब जो है कहाँ पड़ी हुई है। प्रोसेसिंग फॉर इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर IRTT ट्रांसफर रिक्वेस्ट आउटसाइड एम्प्लॉय करंट रेलवे जोन, ये तो रेलवे जोन के लिए आपका ट्रांसफर होता है। जैसे सबसे पहले तो आपको इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। इंटर डिवीजन ऐसा होता है दोस्तों, एक ही जोन के अंदर कोई डिवीजन है तो डिवीजन टू डिवीजन अगर ट्रांसफर लेते हो, जैसे कि मैं बात करूँ NWR के अंदर 4 डिवीजन है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, और यहाँ पे कोई भाई अजमेर से जयपुर जाना चाह रहा है या फिर जयपुर से अजमेर आना चाह रहा है या बीकानेर वगैरह जाना चाह रहा है, तो इनको बोलेंगे इंटर डिवीजन। एक ही जोन के डिवीजन में ट्रांसफर हो रहा है। और इंटर रेलवे का मतलब है कि एक भाई साउथ में काम कर रहा है, एक भाई जो है आपके राजस्थान में काम कर रहा है NWR में, तो ये जो है राजस्थान वाला आपका साउथ जाना चाहिए या साउथ वाला राजस्थान आना चाहिए, तो इसमें जोन चेंज होता है, इसको बोलते हैं अपन इंटर जो है रेलवे ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए IRTT एंड IDRT एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर नॉर्मल ग्राउंड वेस IRTT एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन स्पेशल ग्राउंड। देखिए यहाँ पे 2 तरीके के ग्राउंड होते हैं, एक नॉर्मल ग्राउंड होता है जो कि आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन लगती है
आपका जैसे कि स्पेशल ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो एक तो नॉर्मल एप्लीकेशन हो गया, और स्पेशल ग्राउंड के अंदर यहाँ पे 4 केस होते हैं। कई सारे दोस्त बोलते हैं सर मैं एक ही बच्चा हूँ और पेरेंट्स जो है बीमार रहते हैं, क्या इस बेस में मेरा ट्रांसफर हो सकता है? तो उनका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि किस किस बेस पे स्पेशल ग्राउंड मानी जाती है रेलवे के अंदर। तो देखिए, सीकिंग ट्रांसफर स्पाउस बेस ग्राउंड पे ट्रांसफर, यानी आपका हस्बैंड या वाइफ अगर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस बेस पे आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये हो गया आपका स्पेशल बेस। दूसरा, सीकिंग ट्रांसफर ग्राउंड दैट एम्प्लॉय हिमसेल्फ हरसेल्फ इज ए पर्सन विथ बेंचमार्क, अगर जो पर्सन खुद कर्मचारी है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है तो हो सकता है। सीकिंग ट्रांसफर ग्राउंड दैट एम्प्लॉइज कैरियर टू डिसेबल्ड चिल्ड, अगर उसके डिसेबल्ड चिल्ड है उस चक्कर में भी उसका ट्रांसफर हो सकता है। सीकिंग ट्रांसफर ऑन ग्राउंड दैट एम्प्लॉइज विडो अपॉइंटमेंट ऑन, अगर विडो एम्प्लॉय है और वो कंपोजिट ग्राउंड पे उसका जो है सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग करती है, तो उस केस में भी स्पेशल केस बनता है। इन 4 केस के अलावा कोई दूसरा केस यहाँ पे नहीं बनता है। आपके फादर बीमार है, आपकी मदर बीमार है, कुछ भी हो, आप एक लड़के हो, कुछ भी हो, उस बेस पे रेलवे के अंदर कोई भी स्पेशल जो है ट्रांसफर के नाम से यहाँ पे पॉलिसी नहीं है। 4 जो है स्पेशल ट्रांसफर पर रेलवे के अंदर माने जाते हैं। एप्लीकेशन नंबर जनरेशन ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे वही है कि आपका कैसे जो है जनरेट हो जाएगी, प्रायोरिटी वगैरह कैसे आपको वो लगेगी। मैंने आपको बता दिया कि आपके फॉर्म वगैरह का अच्छे से रिव्यू वगैरह किया जाएगा। और स्पेशल ग्राउंड पे अगर आप लगा रहे हो, जैसे कि आप कोई कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले मान लो नॉर्मल प्रोसेस में उसने एप्लीकेशन डाल रखी है, फिर उनकी शादी हो जाती है तो उसका स्पाउस जो है गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, तो उस केस में उसको दोबारा से एप्लीकेशन यहाँ पे डालनी होगी। तो ऐसे में वो स्पाउस बेस वाले, स्पेशल ग्राउंड वाले उसको दोबारा ट्रांसफर डालने पड़ेंगे। अब मान लो किसी भाई ने जो है 3 ट्रांसफर यहाँ पे लगा रखे हैं, है ना, 3 जगह के ट्रांसफर लगा रखे हैं। अगर मान लो उसका कहीं भी एक जगह ट्रांसफर हो जाता है तो बाकी के दोनों जो प्रायोरिटी हैं वो रिजेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। आगे और कई सारी चीज़ें लिखी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अलाउड पर एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे दोस्तों का डाउट रहता है कि सर हम एक साथ कितने इंटर रेलवे ट्रांसफर लगा सकते हैं, एक साथ कितने इंटर डिवीजन ट्रांसफर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि अगर एक कर्मचारी मैक्सिमम 3 जगह से इंटर रेलवे ट्रांसफर लगा सकता है और 2 बार जो है इंटर डिवीजन ट्रांसफर लगा सकता है, 2 एप्लीकेशन एक साथ लगा सकता है। जैसे सपोज दैट मान लो कोई भाई आपका बीकानेर डिवीजन में कार्यरत है, इंटर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो है उसका घर यहाँ पे जयपुर और अजमेर के बीच में पड़ रहा है, तो वो जो उसके लिए सुटेबल जो है जयपुर डिवीजन और अजमेर डिवीजन दोनों है। वो चाहता है कि दोनों में से कोई सा भी डिवीजन मेरे को मिल जाए, तो यहाँ पे वो जो 2 जगह से आप अपना ट्रांसफर लगा सकते हो इंटर डिवीजन के लिए। इंटर रेलवे के लिए जैसे कोई भाई साउथ में है तो वो चाहता है कि यार मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो राजस्थान, एक तो राजस्थान का लगा देगा NWR, एक जो है यहाँ पे आपका अहमदाबाद वगैरह का लगा देगा, इसके आसपास राजस्थान के आसपास के जो जोन है वहाँ पे लगा देगा ताकि वो राजस्थान के आसपास आ जाए। तो ऐसे में वो 3 जगह से ट्रांसफर लगा सकता है। बहुत ही शानदार। 3 में से अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी वगैरह बनती है, तो ऐसे में उसके ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 3 जगह से एक साथ आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं इंटर रेलवे के। इंटर डिवीजन के आप 2 ट्रांसफर एक साथ लगा सकते हैं। आगे देखिए, इसमें और कुछ चीज़ें ऐड की गई है। अब देखिए नीचे जो है वही चीज़ लिखी गई है कि एक जो आपका नॉर्मल जो ट्रांसफर होता है वो एक ही एक्टिव यहाँ पे एप्लीकेशन लग सकती है। स्पेशल ग्राउंड पे अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आपको दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। आगे लिखा है दोस्तों परमिशिबल कैडर कोड। परमिशिबल कैडर कोड के बारे में यहाँ पे लिखा है वो विल व्यू एंड प्रोसेस द ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। आपकी जो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो आप लगाते हो उसका कौन देखता है और कौन सर्टिफाई करता है कि आप सही वगैरह हो या नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट की बात की जा रही है और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा गया है कि कर्मचारी अगर कंस्ट्रक्शन विभाग में काम कर रहा है बट हिज लेन कैडर आईडी इज दैट ऑफ हेडक्वार्टर या डिवीजन, उसकी जो लेन कैडर आईडी है वो हेडक्वार्टर डिवीजन की है, देन व्हेन एन एम्प्लॉय सबमिटेड हिज ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन इट विल बी मेड विजिबल फॉर सर्टिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग टू द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ HQ एंड डिवीजन। तो यहाँ पे आपका जो है पर्सनल डिपार्टमेंट ही देखेगा। आपका कंस्ट्रक्शन ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफिस नहीं देखेगा आपके ट्रांसफर को। तो ये है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट यहाँ पे देखता है ट्रांसफर को। नॉर्मल ग्राउंड एप्लीकेशन प्रायोरिटी जनरेशन, आप जो ट्रांसफर लगाते हो उसकी प्रायोरिटी कैसे जनरेट होती है तो वो भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर की गई है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका एक ग्रुप होता है, जैसे TT का ग्रुप होता है, उसमें कई सारी पोस्टें होती हैं, CTI हो गई, TTI हो गई, TT हो गई, लेकिन इसका जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में आती है, एक ही डिपार्टमेंट की सभी पोस्टें हैं, तो इनका जो है यहाँ पे एक ही ग्रुप बनता है। इनका लेवल भले ही अलग अलग है लेकिन इनका ग्रुप जो है एक ही यहाँ पे बनता है। अब देखिए दोस्तों पॉइंट 5 जो इसको अपने देख लिया है कि नॉर्मल ग्राउंड के अंदर एप्लीकेशन की जो प्रायोरिटी है वो कैसे जनरेट होती है। देखिए आउटगोइंग नॉर्मल प्रायोरिटी ग्रुप नंबर एंड आउटगोइंग नॉर्मल प्रायोरिटी नंबर जनरेशन। तो यहाँ पे देखिए वंस ए ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन नॉर्मल ग्राउंड,
देखिए अच्छे से यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाली इससे आप समझ सकते हो। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है डेजिग्नेशन भले ही इनके अलग अलग है, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में, तो इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, प्रायोरिटी ग्रुप में, एक ही प्रायोरिटी ग्रुप में रखा जाएगा। तो इनको एक ही प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया, तो जिस हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पे डाली है उस हिसाब से इनको जो है यहाँ पे प्रायोरिटी मिल गई है 37, 38, 39, 41, यानी 36 लोग पहले थे, 37 से इनकी प्रायोरिटी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों फॉर्म लगाने का मतलब ही नहीं होता है कि आपका जो है यहाँ पे प्रायोरिटी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, तब जाके आपको जो है पे प्रायोरिटी मिलने वाली है। और टाइम के अकॉर्डिंग जो पहले लगाएगा उनको पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों आगे लिखा है इनकमिंग नॉर्मल प्रायोरिटी ग्रुप नंबर एंड इनकमिंग नॉर्मल प्रायोरिटी नंबर जनरेशन, तो इसको भी अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि जैसे कि मान लो इंटर रेलवे इंटर डिवीजन के लिए कोई ट्रांसफर लगाता है, तो जैसे जूनियर क्लर्क की बात करें तो डायरेक्ट कोटे के अंदर आपको जो है ट्रांसफर होता है, आपकी जो डायरेक्ट भर्ती जिस लेवल में हुई है उस लेवल में आपका ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो क्लरिकल पोस्टें होती है इनकी आपकी जूनियर क्लर्क के रूप में भी पोस्टिंग होती है और आपके सीनियर क्लर्क के रूप में भी। तो इनके दो प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे बनाए जाते हैं, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क की। एक सपोज डेट मान लो एक भाई है जिसका डायरेक्ट जो है जूनियर क्लर्क में जो है सिलेक्ट हुआ है और दूसरा जो है सीनियर क्लर्क में ट्रांसफर हुआ है, तो इसकी जो प्रायोरिटी लगेगी तो सीनियर क्लर्क वाले ग्रुप में लगेगी, क्योंकि इसकी जो बॉटम सीनियरिटी में जाना है तो सीनियर क्लर्क की सीनियरिटी में जाएगा। जबकि जूनियर क्लर्क वाला है उसकी अलग जो है अलग ग्रुप बनेगा, तो उसकी प्रायोरिटी अलग बनेगी। वही चीज़ यहाँ पे अच्छे से क्लियर की गई है कि जिनकी डायरेक्ट भर्ती होती है, डायरेक्ट कोटे के अंदर जो भर्ती होती है, उसी ग्रुप में आप जो ट्रांसफर होने के बाद में जाओगे इंटर रेलवे या फिर इंटर डिवीजन। स्पेशल ग्राउंड एप्लीकेशन प्रायोरिटी जनरेट कैसे होगी वो यहाँ आपको अच्छे से समझाया गया है, वही सेम प्रोसेस सा यहाँ पे रहने वाला होता है। अब देखिए दोस्तों प्रोसेस ऑफ नॉर्मल केस ऑफ वेस प्रोसेसिंग ऑफ आउट ऑफ टर्न केस। आउट ऑफ टर्न केस का मतलब ये है कि मान लो प्रायोरिटी ब्रीच करने वाली बात होती है, तो ये जो प्रायोरिटी ब्रीच अगर की जाती है तो जीएम के अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उसी को अगर मान लो एक नंबर पे किसी भाई की, 2 नंबर पे, एक नंबर वाले को रख के 2 नंबर का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये इस पॉलिसी को अपन प्रोसेसिंग ऑफ आउट ऑफ टर्न केस कहेंगे। और इसके लिए आपको जीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी और काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस यहाँ पे मानी जाती है, तो इसको आउट ऑफ टर्न बोलेंगे। और ये आपको स्पाउस बेस के अंदर भी देखने को मिल सकती है, एनओसी के अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकती है। विच केस भी विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ टर्न। आउट ऑफ टर्न कौन कौन से केस यहाँ पे माने जाएंगे उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वही कि 2 प्रायोरिटी आपकी लगेगी, तो सेकंड वाले को आपको सेकंड वाले को ट्रांसफर हो गया और फर्स्ट वाला ऐसे रहा है। दूसरा 2 बंदों का ट्रांसफर होता और दूसरे वाले को जो सेकंड नंबर होता उसको एनओसी जारी कर दी गई है, जबकि फर्स्ट वाले को जारी नहीं की गई है। और आगे लिखा है इन प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एम्प्लॉय। और इस प्रोसेस में जैसे मान लो 2 कर्मचारी है, दोनों का ट्रांसफर साथ हुआ था, लेकिन इसको रिलीज यहाँ पे कर दिया गया, इसको स्पेयर कर दिया गया, जबकि इसको स्पेयर नहीं किया गया। अगर इसको सेम यूनिट के लिए मान लो कहीं पे एक डिवीजन है, वहाँ पे 2 बंदों का ट्रांसफर हुआ है, तो जिसका सेकंड नंबर पे नाम था उसको स्पेयर कर दिया गया, फर्स्ट वाले को नहीं किया गया। लेकिन आगे जाके क्या होगा कि सेकंड वाला जो है इससे सीनियर हो जाएगा अगर इसको बाद में स्पेयर किया जाएगा, तो ये भी जो आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी में आएगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। आगे देखिए दोस्तों मेंटेनेंस एंड अपडेशन ऑफ प्रायोरिटी नंबर्स। आपकी जो प्रायोरिटी नंबर वगैरह है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेंटेन होती रहेगी। जैसे कोई भाई मान लो आपकी 100 प्रायोरिटी 100वें नंबर पे है और आपसे पहले 10 बंदों का ट्रांसफर हो जाता है, तो आपकी जो है 90 नंबर पे आ जाएगी प्रायोरिटी। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है, वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और ये कैसे रिजेक्ट ऑफ एप्लीकेशन एट द सर्टिफिकेशन स्टेज बाय एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी भी स्टेज पर अगर आप एप्लीकेशन को किसी को रिजेक्ट किया जाता है। विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है वो विड्रॉ कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को। रिजेक्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन यूनिट। डेस्टिनेशन जो यूनिट जहाँ के लिए आपने जिस जोन या जिस डिवीजन के लिए आपने ट्रांसफर लगाया वहाँ के द्वारा भी आपकी फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। ग्रांट ऑफ एनओसी बाय रिक्वेस्टेड डेस्टिनेशन यूनिट एंड रिलीज ऑफ एम्प्लॉय बाय सोर्सेस सेंडिंग यूनिट। अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है उसको एनओसी वगैरह रिलीज कर दी जाती है, तो आपकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है। सिनेरियोस वेयर द ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी ऑटोमेटिकली मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द सिस्टम। और आगे लिखा है वैलिडिटी ऑफ एनओसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैलिडिटी यहाँ पे बता रखी है। एनओसी का मतलब आप एक जोन में हो, एक डिवीजन में, दूसरे जोन या डिवीजन के लिए आपने ट्रांसफर लगाया, वहाँ से एनओसी जारी कर दी जाती है कि हाँ आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आप आ जाइए। तो यहाँ पे एनओसी की जो वैधता रहेगी वो रहती है 1 साल। आपको ट्रांसफर तो हो गया, आगे से अप्रूवल मिल गया जहाँ आप जाना चाहते हो, लेकिन आप जिस डिवीजन या जोन में काम कर रहे हो वो डिवीजन जोन आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है, आपको स्पेयर नहीं कर रहा है, तो आप जो है 1 साल तक जो है वो वैलिडिटी रहती है एनओसी की। अगर 1 साल से ऊपर हो जाता है तो आपको फिर से एनओसी यहाँ पे जारी करवानी पड़ेगी। उसकी प्रोसीजर बताई हुई है, आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जिस जोन में आपका जो भी डेस्टिनेशन जोन या डिवीजन है वहाँ से कि मेरी दोबारा से एनओसी जारी की जाए। तो दोबारा से एनओसी आपकी जारी की जाएगी। दोबारा एनओसी जो जारी
जारी की जाएगी और 6 महीने के लिए वैलिड रहेगी और मैक्सिमम 2 बार तक आप जो एनओसी जारी करवा सकते हो 6-6 महीने के लिए। और देखिए बड़ी बात है कि आपका जो डेस्टिनेशन डिवीजन है वो चाहे तो आपकी जो एनओसी है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो फिर से आपको पूरी प्रोसेस दोबारा से करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफ़र का जो मामला है बहुत ही यहाँ पे घातक रहने वाला होता है कि अगर मान लो अंतिम स्टेज पे अगर आपका स्पेयर वगैरह नहीं करते हैं, आपकी एनओसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन वगैरह लगाना पड़ेगा। तो यही सारी कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और देखिए यहाँ पे अब 17 नंबर पॉइंट से जो स्टेशन टू स्टेशन जो ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इस पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो यहाँ से कई सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी इस पीडीएफ को आप एक बार देखना, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं और अगर मुझे लगेगा वीडियो बना के आपको बताना चाहिए तो वीडियो बना के आपको दोबारा से बताया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट, आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।